डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। ये YouTube चैनल डरावनी रातों की एक कहानी का ट्रांसक्रिप्ट है। शीर्षक है दुनिया की सबसे डरावनी कहानी। कहानी सुनाता है एक बिजनेसमैन। वो हिमाचल में फंस जाता है। भारी बारिश हो रही होती है। अच्छा। और वो एक बड़े विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पनाह लेता है। वहाँ पहले से एक भिखारी बैठा है और फिर 3 और अजनबी आ जाते हैं बारिश से बचने। माहौल तो यहीं से बनना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो आज हम इसी ट्रांसक्रिप्ट की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि उस रात पेड़ के नीचे असल में हुआ क्या, कौन सी कहानियां सुनाई गईं और अंत में क्या हुआ जो इतना चौंकाने वाला था। हाँ, मतलब ये जो सेटअप है ना, यही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एक जगह जिसके बारे में पहले से ही अफवाहें हैं कि वो भूतिया है। हाँ। और वहाँ 5 अजनबी तेज बारिश में फंसे हुए हैं और बजाय इसके कि वो डर को कम करें, वो एक दूसरे को अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्ची घटनाएं सुनाने का फैसला करते हैं। अजीब है ना? हाँ, ये तो एक तरह से जानबूझकर डर को और बढ़ाना हुआ, माहौल को और घना करना हुआ। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है। ये बिजनेसमैन जिसने अपनी पहचान छिपाई हुई है पेड़ के नीचे पहुंचता है। भिखारी वहां पहले से है। फिर थोड़ी देर में 3 और आदमी आते हैं, बुरी तरह भीगे हुए। बिजनेसमैन उनमें से एक को, जो कांप रहा होता है, उसे अपनी शॉल भी दे देता है दया करके। माहौल थोड़ा तनाव वाला है। अजनबी लोग, रात, बारिश और वो बदनाम पेड़। और तभी वो भिखारी उन्हें रोकता है, चेतावनी देता है। हाँ, कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ अजीब बातें होती हैं, भूत प्रेत का चक्कर है। लेकिन वो लोग हंस देते हैं। हाँ, सब हंस पड़ते हैं, शायद घबराहट छुपाने के लिए, या शायद उन्हें वाकई यकीन नहीं होता, कौन जाने। और यहीं से वो अजीब खेल शुरू होता है। तय होता है कि वक्त काटने के लिए सब अपनी अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्ची घटना सुनाएंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, शर्त ये कि कोई अपना नाम या पहचान नहीं बताएगा, सब अजनबी ही रहेंगे। और पहला आदमी जो खुद को बैंक क्लर्क बताता है वो कहानी शुरू करता है। अच्छा, क्या कहानी थी उसकी? वो बताता है कि करीब 10 साल पहले की बात है। रोज शाम को ऑफिस से लौटते वक्त एक सुनसान रास्ता पड़ता था। वहाँ एक गंदा नाला था और उसके पास एक आदमी रोज दिखता था। रोज? क्या करता था वो आदमी? अजीब सा था, बस एक डंडा लेकर नाले में कुछ टटोलता रहता था रोज शाम को, वही नजारा। अजीब तो है, रोज एक ही जगह एक ही काम। हाँ, तो एक रात ये क्लर्क अपने दोस्त के साथ वहां से गुजर रहा था। दोस्त को शक हुआ, बोला कि यार ये कहीं कोई चोर वोर तो नहीं, कहीं नाले में चोरी का माल तो नहीं छिपा रहा। अच्छा, तो जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने सोचा चलो इससे डराते हैं पुलिस वाले बनकर। ओह, ये तो गड़बड़ करने वाली बात थी। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा रौब से कहा पुलिस, उस आदमी के हाथ से डंडा गिर गया। डर गया वो? हाँ। फिर उन्होंने कहा चल पलट, और जैसे ही वो आदमी पलटा, क्या देखा? उसका सिर सामने से पूरा खोखला था, जैसे कोई कटोरा हो। क्या खोखला मतलब? हाँ, कोई चेहरा नहीं, कोई मांस नहीं, कोई हड्डी नहीं, बस एक खाली खोल, अंदर कुछ भी नहीं। बाप रे, ये तो सोचकर ही डर लग रहा है। जाहिर है दोनों चीखते हुए भागे वहां से। क्लर्क का दोस्त इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। होना ही था, ऐसी चीज देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। ये सिर्फ डर नहीं है, ये कुछ और है, बहुत गहरा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात क्लर्क ने खिड़की से देखा, वो खोखले सिर वाला साया सड़क पार खड़ा था, उसे देख रहा था, पीछा कर रहा था डर। हाँ। अगले दिन वो मंदिर गए, पुजारी ने पूजा वगैरह की, एक रुद्राक्ष दिया और हिदायत दी कि अनजान जगहों पर अजनबियों से पंगा मत लेना। उसके बाद वो साया फिर कभी नहीं दिखा। देखिए, ये कहानी ये दिखाती है कि रोजमर्रा के रास्तों पर भी कितना अनजाना खतरा छिपा हो सकता है। और डर का असर वो सिर्फ दिमागी नहीं होता, शारीरिक होता है। जैसे वो दोस्त बीमार पड़ गया। सही कहा। और वो खोखले सिर का जो बिंब है ना, वो दिमाग में बैठ जाने वाला है, आसानी से नहीं निकलेगा। पुजारी का उपाय वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक कवच जैसा काम कर गया शायद, चाहे वो चीज सचमुच अलौकिक थी या नहीं। बिल्कुल। तो ये थी पहली कहानी जहां रोजमर्रा की जिंदगी में डर छिपा था। अब दूसरी कहानी वो हमें सीधे लोक कथाओं वाली दुनिया में ले जाती है। काला जादू, प्रेत बाधा। हाँ, ये किसान वाली कहानी। हाँ, दूसरा अजनबी जो किसान है वो सुनाता है। बताता है कि कैसे रात में अकेले खेत की रखवाली कर रहा था। उसे पीपल के पेड़ के पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई स्टील की प्लेट पर चम्मच बजा रहा हो।
टिक टिक टिक। पीपल का पेड़, रात का समय, आवाज जमीन के नीचे से। हाँ, आवाज नीचे से आ रही थी और मिट्टी भी हल्की हल्की कांप रही थी। और उसने क्या किया? भागा नहीं? नहीं, उसे लालच आ गया। सोचा शायद कोई स्पीकर वगैरह दबा पड़ा हो जमीन में, मिल जाए तो। लालच लोक कथाओं में अक्सर मुसीबत की जड़ ही होता है। तो उसने खोदा। खोदने पर मिला एक लकड़ी का बक्सा। और बक्से के अंदर क्या? खून से सनी हुई एक इंसानी खोपड़ी। ओ तेरी। डर के मारे भागा वो वहां से। लेकिन उसी रात वो खोपड़ी हवा में उड़ती हुई उसके कमरे में आ गई। हवा में उड़ती हुई खोपड़ी? हाँ। और फिर वो एक भयानक प्रेत में बदल गई और उसने किसान पर हमला कर दिया। गला घोटने लगी, किसान बेहोश हो गया। ये तो सीधा शारीरिक हमला है। अब ये सिर्फ डर नहीं रहा, ये हकीकत बन गया उसके लिए। अगली रात वो फिर हिम्मत करके लौटा। इस बार गंगा जल लेकर गया था। बचाव के लिए। खोपड़ी फिर आई। उसने गंगा जल छिड़कने के लिए बोतल खोली तो उसमें से काला पानी निकला। अरे, मतलब पवित्र चीज भी अपवित्र हो गई। ये शक्ति तो बहुत नकारात्मक है। बहुत ज्यादा। इसके बाद उस प्रेत ने उसे और सताया। कई रूप बदले, 4 और प्रेत जैसे दिखने लगे। और खोपड़ी ने उससे कहा। क्या कहा? कहा, न जीने दूंगा न मरने दूंगा, अधर में लटकेगा तू। बाप रे, ये लाइन ही अपने आप में कहानी है। मौत से भी बदतर सजा, एक अंतहीन यातना। किसी तरह बचकर वो फिर गांव भागा। पुजारी के पास गया। पुजारी ने बताया कि ये किसी का छोड़ा हुआ काला जादू वाला प्रेत था। किसी ने अपनी बला टालने के लिए उसे वहां दबा दिया था। बला टालना? हाँ, ये सुना है। अपना दुर्भाग्य किसी और पर डाल देना। पुजारी ने यह भी कहा कि ज्यादातर चीजें उसके दिमाग में हो रही थीं, क्योंकि वो प्रेत के वश में था। फिर प्रेत निवारण पूजा हुई, रुद्राक्ष मिला और एक नारियल वाला उपाय किया गया जिससे वो प्रेत किसी और अनजान आदमी पर चला गया। इस कहानी में कई परतें हैं। काला जादू है, श्राप का ट्रांसफर है, मानसिक यातना है और पुजारी की बात कि ज्यादातर दिमाग में हो रहा था। ये डर के मनोवैज्ञानिक असर को दिखाता है, कैसे वो हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा मिटा सकता है। हाँ, और ये बला टालना, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, समाज में ये डर कहीं ना कहीं मौजूद है। खैर, बहुत भयानक अनुभव था ये भी। हाँ। अब पेड़ के नीचे बैठे तीसरे आदमी की बारी। उसकी कहानी थोड़ी अलग है। 20 साल पुरानी है। उसके दादाजी से जुड़ी है और इसमें एक जिन शामिल है। जिन? अच्छा। हाँ। वो बताता है कि उसके दादाजी जो बहुत बीमार थे आखिरी दिनों में, तब भी उनके पास रोज ताजे फल होते थे, रहस्यमय तरीके से। मरने से ठीक पहले दादाजी ने राज खोला। उनके गले में एक लोहे का लॉकेट था, उसमें एक जिन कैद था। जिन कैद था? हाँ। दादाजी ने कभी उस जिन की जान बचाई थी तो वो दोस्त बन गया था और एहसान के तौर पर फल लाता था। अच्छा, तो एक तरह की विरासत, एक रहस्य। बिल्कुल। लेकिन दादाजी ने चेतावनी भी दी थी। कहा था कि जिन खतरनाक होते हैं, बड़ी कीमत वसूलते हैं। इस लॉकेट का इस्तेमाल मत करना, इसे दफना देना। और पोते ने क्या किया? मान ली बात? नहीं मानी, लालच आ गया। दादाजी के मरने के बाद उसने लॉकेट रख लिया। एक रात वो सुनसान जगह पर गया और जिन को बुलाने की कोशिश की। जिन तो नहीं निकला, पर एक अजनबी आदमी आ गया और वो लॉकेट छीनने लगा। हाथापाई हुई और उसी हाथापाई में वो अजनबी एक भयानक जिन में बदल गया। कैसे? क्या हुआ? उसका शरीर पूरा उल्टा हो गया। पीठ सामने आ गई, छाती पीछे चली गई, सिर पूरा पीछे घूम गया। ओह, ये विरूपण जिन की गैर इंसानी प्रकृति को दिखाता है। डरावना है। उस जिन ने बताया कि वो दादाजी का दोस्त था और वो पोते की एक मुराद पूरी कर सकता है, एक एहसान। लेकिन कीमत होगी। हाँ, कीमत थी। दौलत चाहिए तो बदले में शरीर का 70% खून देना होगा, जिसके बाद वो कोमा में भी जा सकता है। 70% खून? ये तो मौत ही है लगभग। जिन ने ये भी बताया कि दादाजी से उसने दौलत के बदले उनकी पत्नी की जान मांगी थी, पर दादाजी ने साफ मना कर दिया था। तो यहाँ एक नैतिक सीमा भी है। दादाजी ने वो सौदा नहीं किया। बिल्कुल। पोता ये सब सुनकर डर गया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये लॉकेट दफना दूंगा। समझदारी दिखाई। जिन हंसा, बोला, दादाजी सही थे, तुम डर गए। लेकिन जाने से पहले उसने लॉकेट में थोड़ी शक्ति भर दी। कहा कि मंत्र पढ़ने पर यह हिलेगा या उड़ेगा, और फिर गायब हो गया। अच्छा। और कहानी खत्म करके उस आदमी ने जेब से वो लॉकेट निकाला, सबके सामने मंत्र पढ़े और वो लॉकेट हवा में उड़ने लगा। क्या बात है, कहानी को एकदम वास्तविक बना दिया उसने तो। हाँ, सब चौंक गए। ये कहानी ये शैतान के साथ सौदा या कहें जिन के साथ सौदे का ही एक रूप है।
हर अलौकिक शक्ति की एक भारी कीमत होती है, और विरासत का बोझ, दादाजी का राज पोते पे आया। हाँ, और सवाल ये कि ऐसी शक्ति का क्या मोल अगर कीमत इतनी भयानक हो। बिल्कुल। तो 3 कहानियां हो चुकी थीं, एक से बढ़कर एक रोंगटे खड़े करने वाली। अब बारी थी चौथे आदमी की, यानी उस बिजनेसमैन की जो ये पूरी कहानी हमें सुना रहा है। वो कहता है, मेरी कहानी भूत, प्रेत, जिन इन सब से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेरी कहानी शैतान से जुड़ी है। शैतान से? ओह। वो अपने गरीबी के दिन याद करता है, बताता है कैसे एक रात बारिश में एक अजनबी ने उसका पीछा किया और एक अजीब सी नौकरी का ऑफर दिया। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर मिला, इस बार महंगे कपड़ों में था। उसने कहा, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और बदले में? बदले में बस मेरे लिए कुछ काम करने होंगे समय समय पर। काम क्या था? लोगों को मुझसे जोड़ना, शैतान से। जैसे धर्मगुरु भगवान से जोड़ते हैं, वैसे तुम्हें लोगों को शैतान से जोड़ना है। शैतान का तरीका देखिए, कितना चालाक, कितना सटल। सीधे खून खराबा नहीं, प्रभाव बढ़ाना, अनुयायी बनाना, ये महत्वाकांक्षा पर चोट करता है। बिल्कुल। फिर उस आदमी ने अपना असली रूप दिखाया। बिजनेसमैन कहता है उसके सिर पर सींग थे और उन पर आग जल रही थी। उसने कहा, मैं शैतान हूँ। बाप रे। बिजनेसमैन बुरी तरह डर गया। शैतान ने उसे कई रूपों में घेर लिया और डर के मारे उसने हाथ मिला लिया, सौदा कर लिया। आत्मा का सौदा। हाँ, उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बट गई। आधी शैतान ने गिरवी रख ली, कहा, जब मेरा काम पूरा नहीं करोगे या मुझे धोखा दोगे तो ये आधी आत्मा भी ले लूंगा। ये परम सौदा है, आत्मा के बदले दुनियावी सफलता। और सौदा होते ही अगले ही दिन सब बदल गया। उसके नाम पर पता नहीं कहां से करोड़ों की संपत्ति आ गई, बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया, उसे कई भाषाएं, ज्ञान सब अपने आप आ गया। वो रातों रात अमीर, कामयाब, ज्ञानी बन गया। शैतान ने अपना वादा निभाया, लेकिन कीमत सबसे बड़ी थी, खुद की आत्मा का एक हिस्सा। कहानी सुनाने के बाद बिजनेसमैन ने अपने चेहरे से मास्क उतारा और बाकी तीनों आदमी उसे देखकर चौंक गए। वो कोई जाना माना बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये कहानी झूठी है। यकीन करना मुश्किल था उनके लिए। बिजनेसमैन ने कहा, सबूत चाहिए। और फिर उसने अपनी शैतानी ताकत दिखानी शुरू की। क्या किया उसने? उसने सबके सामने अपनी बांह पकड़ी और तोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज आई और फिर पलक झपकते ही वापस जोड़ ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाप रे। फिर उसने अपने पैर उल्टे घुमा लिए। क्या? एड़ियां सामने, पंजे पीछे। ओह। और फिर उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। आंखों से आग? हाँ, और उसने कहा, मेरी आंखों की इस ज्वाला को जो भी देखता है उसका दिल उसी पल रुक जाता है। ये शक्तियों का प्रदर्शन सिर्फ कहानी को सच साबित करने के लिए नहीं है, ये उस सौदे की भयावहता को, उसकी अप्राकृतिक विनाशकारी शक्ति को दिखा रहा है। बिल्कुल। और जैसे ही बाकी तीनों आदमियों ने, वो क्लर्क, वो किसान और वो जिन वाले लॉकेट का मालिक, जैसे ही उन्होंने उसकी जलती हुई आंखों में देखा, क्या हुआ? वो वहीं जम गए, पत्थर की तरह। उनकी मौत हो गई उसी पल। तीनों मर गए? हाँ, तीनों वहीं ढेर हो गए। ये उस सौदे का अंतिम क्रूर नतीजा है। शैतान से मिली ताकत दूसरों के लिए मौत लाई, शायद उसे पाने वाले के लिए सिर्फ अकेलापन। शैतान ने सीधे हत्या करने को नहीं कहा था, पर ऐसी शक्ति दी जिसका परिणाम मौत ही था। अब उस पेड़ के नीचे सिर्फ 2 लोग बचे थे, वो बिजनेसमैन और वो भिखारी। हाँ, भिखारी। बिजनेसमैन भिखारी की तरफ मुड़ा, शायद सोच रहा था कि वो भी मर गया होगा, लेकिन भिखारी हंस रहा था। हाँ, बिजनेसमैन हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कैसे बच गए? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, सबसे अप्रत्याशित। भिखारी ने जवाब दिया, सर, मैं तो पहले से मर चुका हूँ। मुर्दा को कोई कितनी बार मार सकता है? क्या? वो भिखारी? हाँ, वो भिखारी असल में एक भूत था। अविश्वसनीय। मतलब जो पूरी कहानी सुनता रहा, चुपचाप बैठा रहा, वो खुद उसी दुनिया का हिस्सा था जिसकी कहानियां चल रही थी। पूरी बाजी ही पलट गई। हाँ। बारिश अब लगभग थम चुकी थी। बिजनेसमैन अभी भी सदमे में था। भिखारी ने कहा, सर, सबने अपनी कहानी सुनाई, क्या मैं भी एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ?
एक भूत की कहानी। हाँ, भिखारी ने कहा, एक भूत की कहानी, एक भूत की जुबानी। हाँ। बिजनेसमैन ने शायद डर से या हैरानी से हाँ कह दिया। और भूतनी क्या सुनाया? भिखारी यानी भूत ने कहना शुरू किया, मैं एक भटकता हुआ भूत हूँ। मुझे लोगों को डराना पसंद है, खासकर उन्हें जो अकेले होते हैं, अंधेरे कमरों में बैठे होते हैं। और फिर उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे वो सीधे सुनने वाले से बात कर रहा हो, जो शायद हेडफोन लगाकर मेरी कहानी सुन रहे होते हैं। क्या महसूस नहीं करते वो कि मैं उनके ठीक पीछे खड़ा हूँ? अरे बाप रे, पीठ के पीछे ही हूँ मैं तुम्हारे। आज रात बहुत मजा आएगा। ये अंत बहुत डरावना है, चिलिंग है एकदम। कहानी अचानक चौथी दीवार तोड़ देती है। हाँ, डर को कहानी से निकालकर सीधा सुनने वाले के अनुभव में ले आती है। हाँ, जो भिखारी अब तक एक हानिग्रस्त दर्शक लग रहा था, वो खुद एक सक्रिय खतरा बन जाता है। हाँ। और उसका खतरा सिर्फ कहानी के पात्रों तक नहीं रहता। डर एकदम व्यक्तिगत हो जाता है, तात्कालिक। हाँ। तो ये थी उस बरगद के पेड़ के नीचे गुजरी रात की कहानी। 4 खौफनाक दास्तानें और एक ऐसा भूतिया अंत जहाँ सुनने वाला खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है। बिजनेसमैन का वो शैतान से सौदा, 3 लोगों की भयानक मौत और आखिर में भिखारी का भूत निकलना। भिखारी के वो आखिरी शब्द, वो एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं मन में। क्या सवाल? कि क्या डरावनी कहानियां सुनने या कहने से हम अनजाने में उस डर को, उन शक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं जिनका वो जिक्र करती हैं? सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ सुनने भर से वो अनदेखा हमारे करीब आ जाता है? पता नहीं, पर ये सोचने वाली बात जरूर है। अगली बार तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कुछ ऐसी कहानियों में जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। हमारे हाथ लगा है एक YouTube चैनल, हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज, और उसमें से हमने 3 कहानियां उठाई हैं आज बात करने के लिए। हाँ, और ये कहानियां दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि इनका फ्लेवर अलग अलग है। बिल्कुल। एक तो है बिल्कुल मॉडर्न, इंटरनेट की अंधेरी दुनिया, मतलब डार्क वेब से जुड़ी भी, और बाकी 2 हमें ले जाती हैं गांव देहात की तरफ, जहां वो लोक कथाएं, पुरानी मान्यताएं, पितृपक्ष वाली कहानी है और एक वो भूतिया घर वाला किस्सा। तो आज का हमारा काम क्या है? सिर्फ कहानियां सुनना नहीं, बल्कि समझना है कि इनमें क्या बात है, क्या डरावना है, क्या तरकीबें यूज हुई हैं, और हाँ, इनका हमारी संस्कृति, हमारे समाज से क्या कनेक्शन है। मतलब पूरी तह तक जाएंगे। ये अच्छा चुनाव है, क्योंकि इस तरह की कहानियां हमें पकड़ती हैं, है ना? वो कहीं ना कहीं हमारे अपने डरों को छू लेती हैं, चाहे वो डर किसी नई चीज जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, या फिर वो सदियों पुरानी बातें, अलौकिक शक्तियां, आत्माएं, जैसा कि बाकी 2 कहानियों में है। सही कहा। ये असल में तो वो अनजाने का डर है ना? चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड का अंधेरा हो या परलोक का कोई राज, ये कहानियां बस उसी डर को एक चेहरा देती हैं। देखते हैं कैसे? बिल्कुल सही। तो चलो पहली कहानी से शुरू करते हैं। डार्क वेब वाला किस्सा, द नाइट वॉचमैन एक्सपीरियंस। इसमें जो कहानी सुना रहा है वो बंदा बस जिज्ञासा में सारी चेतावनियां नजरअंदाज करके डार्क वेब एक्सप्लोर करने लगता है। अब ये डार्क वेब, पता ही है, इंटरनेट का वो छिपा हुआ कोना जहाँ अजीबोगरीब, अक्सर गैर कानूनी चीजें होती हैं। तो ये जरा पहुंच जाते हैं एक साइट पर, नाम है द नाइट वॉचमैन, और वहां क्या देखते हैं? 3 अलग अलग घरों की लाइव वीडियो फीड। एक में पूरा परिवार है, दूसरे में एक प्रेग्नेंट कपल, और तीसरे में एक अकेली महिला, शायद कुत्ते के साथ। सब लाइव, जैसे कोई भयानक रियलिटी शो। हाँ, और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ देखना नहीं रह जाता, ये इंटरनेट के उस डरावने पहलू को दिखाता है जहाँ वो जो एनोनिमिटी होती है ना, गुमनामी, वो किसी को कुछ भी करने की हिम्मत दे देती है शायद। और वो निगरानी वाला डर, कोई हमें देख रहा है हमारी मर्जी के बिना, ये आज का बहुत बड़ा डर है। ये कहानी बिल्कुल उसी नस पर हाथ रखती है। और फिर आता है सबसे भयानक मोड़। एक आवाज या शायद टेक्स्ट मैसेज आता है कि भाई इन 3 घरों में से एक को चुनो, जिसे चुनोगे उसे नाइट वॉचमैन छोड़ देगा, बाकी 2 घरों के लोगों को खत्म कर देगा। और अगर चुनने में देरी की या मना किया तो अगला नंबर तुम्हारे परिवार का होगा, है ना? यही है वो पेंच। ये कहानी को सिर्फ डरावना नहीं बनाता, ये उसे साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने वाला बना देता है। देखने वाला अचानक उस भयानक खेल का हिस्सा बन जाता है, उसे एक क्या कहते हैं, नैतिक जाल में फंसा दिया जाता है। ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे वो फिलॉसफी में ट्रॉली प्रॉब्लम होती है कि ट्रेन को किधर मोड़ें, 5 लोग मरें या 1। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, पर बहुत ज्यादा पर्सनल और भयानक।
उसे चुनना है किसे बचाए किसे मरने दें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, यहाँ तो कहानी के हिसाब से असली जिंदगियां दांव पर हैं। और ये चुनने का बोझ, ये फीलिंग कि आप किसी की मौत के जिम्मेदार बन रहे हैं, वही इसका असली हॉरर है। ये सिर्फ कोई बाहरी खतरा नहीं है, ये आपके अंदर एक जख्म छोड़ जाता है। और वो नाइट वॉचमैन का हुलिया, ग्रे शर्ट, काला कोट, हैट से चेहरा ढका हुआ, ये उस बिना चेहरे वाले गुमनाम खतरे का प्रतीक है जो डिजिटल दुनिया में कहीं भी हो सकता है। और कहानी का अंत वो ईमेल, थैंक्स फॉर योर डिसीजन। बाप रे, ये चीज़ों को और उलझा देता है। क्या ये सब सच था, या कोई बहुत शातिर किस्म का मजाक, या कोई हैकिंग? ये सवाल रह जाता है और यही अनिश्चितता डर को बनाए रखती है। मतलब ये कहानी तकनीक के डार्क साइड और हमारी अपनी कमजोरियों पर एक ठंडी रोशनी डालती है। सही कहा, तकनीक वाला डर यहाँ बहुत महसूस होता है। अच्छा, अब देखते हैं डर का दूसरा रूप, वो जो हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं से जुड़ा है। हाँ, अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। ये पितृपक्ष के वक्त की घटना है। पितृपक्ष मतलब वो समय जब मानते हैं कि पूर्वजों की आत्माएं धरती के करीब होती हैं और उन्हें खाना पानी देकर शांत किया जाता है। कहानी आशा नाम की लड़की बता रही है, उसके पापा के साथ हुआ था 2015 में। तो हुआ ये कि आशा के पिता देर रात काम से लौट रहे थे, मेन रोड बंद था, कोई पेड़ वगैरह गिर गया था, तो उन्हें एक दूसरा रास्ता लेना पड़ा, सुनसान रास्ता जो एक नदी और खासतौर पर एक शमशान घाट के पास से गुजरता था। अच्छा, यहीं से माहौल बनना शुरू। पितृपक्ष का टाइम, सुनसान रास्ता, ऊपर से शमशान घाट, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर ही एक अनजाना सा डर पैदा कर देते हैं। हाँ, हमारी संस्कृति में इन चीजों का एक मतलब है, एक वजन है। हाँ, तो रास्ते में अजीब चीजें होने लगी। उनकी बाइक बार बार बंद हो जाती थी और स्टार्ट करने पर वो खुद को वहीं पाते थे जहां से चले थे, जैसे कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फिर अचानक किसी बड़े जानवर से टक्कर हुई, जोरदार टक्कर, बाइक डैमेज, पिताजी गिर गए, फोन टूट गया, और जो खाने का डिब्बा था साथ में, शायद उसमें नॉनवेज था, वो गिरकर खुल गया, खाना जमीन पर फैल गया और वो फैला हुआ मांस तुरंत गायब हो गया। ये पॉइंट नोट करने वाला है। पितृपक्ष में खाने का महत्व होता है आत्माओं को शांत करने के लिए। यहाँ जैसे किसी अतृप्त आत्मा ने वो खाना ले लिया या छीन लिया। ये लोक कथाओं वाला एलिमेंट है कि आत्माएं खाने की तरफ, खासकर मांस की तरफ आकर्षित होती हैं। बिल्कुल। इसके बाद पिताजी को शमशान में एक चिता जलती दिखी, और जो उन्होंने वहां देखा वो बहुत ही भयानक था। एक आदमी जैसा कोई प्राणी जिस पर आग का असर नहीं हो रहा था, वो उस जलती चिता पर चढ़ गया, और चिता पर जो लाश थी एक औरत की, उसके साथ वो कुछ बहुत ही विभत्स, मतलब घिनौनी हरकतें करने लगा। बाप रे, ये न सिर्फ डरावना है बल्कि अपमानजनक भी है। शमशान की अंतिम संस्कार की जो पवित्रता होती है उसे भंग किया जा रहा है, और वो प्राणी आग से इम्यून है। ये उसके अलौकिक होने का पक्का सबूत है, और उसका वो काम, वो उस जगह की शांति और मरे हुए इंसान के सम्मान को नष्ट कर रहा है। ये डर के साथ साथ एक तरह की नफरत भी पैदा करता है। और फिर वो प्राणी और वो अजली लाश दोनों पिताजी की तरफ मुड़े और उनका पीछा करने लगे। सोचिए वो डर। पिताजी बस भागे वहां से, जैसे तैसे पास में एक छोटी सी दुकान थी, वहां जाकर रुके। दुकान वाला उनकी हालत देखकर ही समझ गया। उसने बताया कि हाँ, ये इलाका खासकर पितृपक्ष में खतरनाक है, यहाँ होते रहते हैं हादसे। उसने फिर उन्हें बचाने के लिए दत्तात्रेय भगवान की एक छोटी सी मूर्ति दी और कहा कि बचा हुआ खाना फेंक देना, शायद उसमें कुछ नेगेटिविटी आ गई हो। ये दुकानदार का कैरेक्टर वो एक टिपिकल ज्ञानी बुजुर्ग या हेल्पर जैसा है जो फोकलोर में अक्सर मिलता है। वो सिर्फ अलौकिक घटना को कंफर्म नहीं करता, बल्कि एक पारंपरिक उपाय भी बताता है, भगवान की मूर्ति के रूप में प्रोटेक्शन। ये कहानी इस बात पे जोर देती है कि कैसे हमारी मान्यताएं न सिर्फ डर पैदा करती हैं, बल्कि उससे बचने के रास्ते भी सुझाती हैं। वो कल्चरल कनेक्शन यहाँ बहुत मजबूत है। वाकई ये कहानी दिखाती है कैसे विश्वास और डर एक दूसरे में गुथे हुए हैं। अच्छा, अब जो तीसरी कहानी है वो हमें एक और जानी पहचानी हॉरर सेटिंग में ले जाती है, भूतिया घर। क्लासिक। कहानी का सेंटर है गांव के बाहर एक पुराना 2 मंजिला मिट्टी का खंडर, आसपास घने पेड़, पीछे सूखा कुआं,
एकदम परफेक्ट माहौल। कहानी सुनाने वाला बच्चा और उसका बड़ा भाई पिंटू अपने दोस्तों के साथ वहीं पास में क्रिकेट खेलते हैं और एक दिन गेंद चली जाती है उस घर के अंदर। और कोई ना कोई तो जाएगा ही लेने। हाँ, तो बड़ा भाई पिंटू थोड़ा बहादुर बनके अंदर जाता है गेंद लाने, पर काफी देर हो जाती है, वो वापस नहीं आता। यहीं से टेंशन बढ़नी शुरू। ये एक कॉमन हॉरर ट्रोप है, किसी खतरनाक जगह में जाना मजबूरी में या जिज्ञासा में और फिर फंस जाना। बच्चे अक्सर इसका शिकार बनते हैं। उनमें वो खतरे को भांपने वाली बात कम होती है और जानने की इच्छा ज्यादा। बिल्कुल। तो जब बाकी बच्चे घबराकर अंदर जाते हैं, घर पूरा धूल, जाले, टूटे फूटे सामान से भरा हुआ, टॉर्च की रोशनी में वो जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। पिंटू एक कमरे में हवा में लटका हुआ है, जमीन से करीब 2 फुट ऊपर, और पास में ही एक तहखाने का दरवाजा खुला है और वहाँ कोई खड़ा है और पिंटू धड़ाम से नीचे गिरता है। जब सब बच्चे डर के मारे भागते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें पीछे खींच रहा है। हवा में तैरना और फिर वो खिंचाव महसूस होना, ये प्रेत बाधा के बहुत फिजिकल संकेत है। मतलब ये सिर्फ कोई एहसास या आवाज नहीं है, ये एक एक्टिव हमला करने वाली शक्ति है। और तहखाना, वो तो हमेशा से राज, दबी हुई चीजें, खतरे का सिंबल रहा है। उसका दरवाजा खुला होना और फिर बंद होना, जैसे कुछ बाहर आया और फिर छिप गया। बाद में पता चलता है उस घर के बारे में। कहानी सुनाने वाले के दादाजी बताते हैं कि वो घर पहले एक बहुत काबिल डॉक्टर का क्लिनिक था। पर एक बार क्या हुआ, सांप काटने का केस आया एक बच्चे का और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रैजिक। और गांव वाले गुस्से में आ गए, डॉक्टर को दोषी ठहराया, शायद मारा पीटा भी। बस उस घटना के बाद डॉक्टर परिवार समेत गांव छोड़कर चला गया। घर वीरान हो गया और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो भूतिया है। मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखती है, कभी छत पर, कभी खिड़की में। और इतना ही नहीं, बाद में उसी घर के तहखाने में एक सड़ी गली लाश भी मिली थी, शायद किसी चोर की, जो वहीं मर गया हो। तो मतलब एक नहीं, कई बुरी यादें जुड़ी हैं उस जगह से। बच्चे की दुखद मौत, डॉक्टर के साथ अन्याय, फिर वो लाश, ये सब मिलकर उस जगह को नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं। अक्सर हॉरर में यही होता है, जगहें सिर्फ मिट्टी पत्थर नहीं होती, वो दर्द और ट्रेजेडी को सोख लेती हैं। और यहाँ तो डबल हॉन्टिंग की पॉसिबिलिटी है, बच्चे की आत्मा और शायद उस चोर की भी। कौन था वो तहखाने में, ये चीज़ को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। और पिंटू का एक्सपीरियंस, वो बताता है कि जब वो गेंद ढूंढ रहा था अंदर, तो उसे अलमारी के नीचे एक बच्चा लेटा दिखा, 8-10 साल का, आंखें लाल और स्किन सफेद झुर्रियों वाली, एकदम भयानक। बच्चे का भूत। हाँ, और उस भूत ने पिंटू पर हमला किया, उसे गिरा दिया, छाती पर बैठ गया और उसे तहखाने की तरफ खींचने लगा। पिंटू के सिर में चोट लगी, वो बेहोश होने लगा। तभी उसे वो तेज रोशनी दिखी, उसके दोस्तों की टॉर्च की रोशनी। ये तो सीधा टकराव हो गया। मतलब भूत सिर्फ डरा नहीं रहा, वो फिजिकली नुकसान पहुंचा रहा है। शायद उसे भी अपने साथ तहखाने में खींचना चाहता था। बच्चों के भूत अक्सर ज्यादा परेशान करते हैं, उनमें वो मासूमियत और खौफ का अजीब मिक्सचर होता है, उनकी हरकतें समझ नहीं आती। कहानी का अंत थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक है। दादाजी बताते हैं कि अब उस खंडहर की जगह एक सरकारी दफ्तर बन गया है। अच्छा, ये एक दिलचस्प मोड़ है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या सरकारी दफ्तर बनने से भूत भाग गए, या मॉडर्निटी और ब्यूरोक्रेसी ने उस पुराने डर को बस अनदेखा कर दिया है, फाइलों के नीचे दबा दिया है? ये एक तरह का अधूरा सा समाधान है, जो शायद ये दिखाता है कि हम अतीत के सायों से पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा पाते, चाहे हम उन पर नई इमारतें ही क्यों ना खड़ी कर दें। तो ठीक है, अब इन तीनों कहानियों को देखें जरा एक साथ। क्या कॉमन धागे हैं इनमें? मुझे तो लगता है एक तो वही अज्ञात का डर, चाहे वो डार्क वेब का अनजानापन हो, या पितृपक्ष की आत्माएं, या उस घर का राज। बिल्कुल। दूसरा शायद किसी सीमा को लांघने का नतीजा है ना, चाहे वो डिजिटल बाउंड्री हो जैसे पहली कहानी में, या फिर कोई ऐसी फिजिकल जगह जहां जाना मना हो या खतरनाक माना जाता हो जैसे दूसरी और तीसरी कहानी में। और हर कहानी में वो लाचारी की फीलिंग, वल्नरेबिलिटी। बिल्कुल सही कहा। और जो चीज़ यहाँ खास तौर पर ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे अलग अलग तरह के डर एक साथ दिखाए गए हैं। पहली कहानी में बिल्कुल मॉडर्न डर है, टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस। दूसरी कहानी पूरी तरह से पारंपरिक मान्यताओं और लोक कथाओं में डूबी है,
पितृपक्ष, आत्माएं, शमशान। और तीसरी कहानी वो क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाला मामला है, लेकिन उसमें भी लोकल हिस्ट्री और ट्रेजेडी का एंगल है। ये दिखाता है कि डर का चेहरा बदल सकता है, पर उसका कोर वो शायद वही रहता है। ये कहानियां ये भी बताती हैं कि डर को बनाने में लोकल कहानियां, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। पितृपक्ष वाली कहानी या वो गांव के भूतिया घर वाली कहानी शायद किसी और कल्चर में उतनी असरदार ना लगे। सही है। इन कहानियों में वो सेंसरी डिटेल्स का भी बहुत इस्तेमाल है। रात की खामोशी, अजीब सा माहौल, चिता का वो भयानक सीन, हवा में तैरता शरीर, भूत की लाल आंखें, ये सब कल्पना को पकड़ते हैं और डर को ज्यादा रियल बनाते हैं। और मिस्ट्री का एलिमेंट, डार्क वेब का सच क्या था, घर में असल में कौन सा भूत था, ये जो अनिश्चितता है, ये डर को जिंदा रखती है। हाँ। और एक बात और, स्रोत की प्रस्तुति। ये कहानियां अक्सर ऐसे बताई जाती हैं जैसे श्रोताओं ने भेजी हों या सच्ची घटनाओं पर आधारित हों। ये जो असलियत का दावा होता है ना, चाहे वो सच हो या नहीं, ये हॉरर के असर को कई गुना बढ़ा देता है। लगता है कि हाँ, शायद ये किसी के साथ हुआ हो, और ये सोच ही डरावनी है। तो कुल मिलाकर ये कहानियां सिर्फ टाइम पास या थ्रिल के लिए नहीं हैं। ये हमारे समाज के कुछ गहरे डर उनको छूती हैं। कंट्रोल खो देने का डर, अनदेखी ताकतों का डर, मौत का डर, और ये डर कि हमारा अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इस तरह की कहानियां, चाहे वो पूरी तरह फिक्शन हो या अनुभवों पर आधारित बताई जाएं, हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी परंपराओं के बारे में हमारी समझ को कैसे दिखाती हैं। और उससे भी आगे, ये कहानियां हमारी सोच को बनाती कैसे हैं। कहानी सुनाने की इस कला में अलग अलग कल्चर और टाइम में डर का क्या रोल रहा है, और वो आज कैसे बदल रहा है। ये सवाल वाकई सोचने वाले हैं। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इन कहानियों की चीर फाड़ में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें इन्हें समझने में आया।
Welcome, everyone. We have a deep dive today that takes us from, well, right after World War II, straight into some really terrifying personal experiences. Yeah, we're looking at a huge amount of material here. Decades worth. But when you dig into it, there's this, I don't know, chilling consistency that just jumps out. And that consistency, that's really our focus. It's our data. You know, too often these things are just treated as like one-off stories. Right, just anecdotes. Exactly. So our mission here is to synthesize them. We want to move past the pure sensationalism and look at these really well-documented military cases right alongside these raw, super personal accounts. See them as basically a stream of evidence. We're hunting for those recurring patterns, psychological effects, which are profound, Yeah. and the alleged physical evidence that seems to link all these things that, on the surface, look totally separate. It feels like maybe they're not so separate after all. That's the hypothesis we're exploring. It looks like potentially one massive systematic phenomenon. And we've got some foundational history in this stack, right? Yeah. Stuff that shows the whole kind of structure of the modern UFO scene. Both the encounters themselves and the cover-ups that followed. Yeah. It all seems to kick off like immediately in the summer of 1947. It really does. So we're grounding our discussion in those huge foundational events, We are. Maury Island and Roswell. Yeah. And then we're blending that history with some really detailed modern accounts, focusing on basically three core things. Which are? The missing time aspect, that seamless gap. Then there's this forced compliance, almost neurological control. Okay. Unsettling. And finally, these physical marks that just defy explanation. So it's a journey then. Yeah. From like military high command right into the most private personal spaces. Exactly, the macro and the micro. And you really do have to start in 47 to get the scope of what's happening now. Why 47 specifically? Because you see this almost instantaneous, you could say panicked response from authorities. That year basically established the playbook for how the craft were interacted with and for how human agencies used intimidation and narrative control afterwards. Okay, so let's start with Maury Island. That's Washington State, right? Yeah. June 47. So this is even before Roswell. Just a few weeks before, yeah. And Maury Island is fascinating because it gives us the first really documented case with like physical damage, Right. clear military involvement, and the first appearance of the terrifying Men in Black. Wow. All in one incident. Who was involved? It was a harbor patrolman, Harold Dahl, him, his crew, his son, and tragically his dog was involved too. Okay, so what did they actually see? Well, the initial sighting was incredibly specific. Dahl and his crew, they see 6 aircraft, about 2,000 feet up over Puget Sound. 6 of them. 6. And the description, it's almost like a blueprint. He described them as flat donuts made of some kind of highly reflective material. Yeah. Maybe 100 feet across. 100 feet. Yeah, with a big, like 25-foot hole right in the middle. And they even saw small circular observation windows along the sides. So definitely not a weather balloon or swamp gas. Absolutely not. This was structured technology, clearly identified. And it gets worse. Then it shifts fast from just watching to immediate physical danger. 5 of the craft start circling the 6th one, Okay. and that 6th one starts lowering down towards their boat, menacingly. Dahl thought they were going to be crushed. Jeez. He managed to get ashore, grab binoculars and a camera, but as he did that, the lower craft just stopped, hung there about 500 feet above the water. Okay, hovering, and then this is where the debris comes in. This is where it gets brutally real, the physical evidence. While it's hovering, Dahl hears this distinct thump. Like something hit. Yeah, then more thumps. At first he thought maybe it was trash, newspapers falling out of that center hole. But it wasn't? No, it was lightweight white metal fragments and these dense black lava-like rocks. Lava rock.